Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 24 जून 2021 और हम देखेंगे 24 जून का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल का करंट अफेयर का वीडियो नहीं आया था, इसलिए आज 23 और 24 जून दोनों दिन का करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए पेशेंस रखें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आपको वीडियो देखते ही सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और ये जो सेशन है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए करंट अफेयर का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से आपके 23 जून, 15 मार्च, 12 अगस्त या फिर 10 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जून। 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडोज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 मार्च, 15 जनवरी, 23 जून या फिर 20 अगस्त। बताइए किस दिन मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं हम 23 जून के दिन ही। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस दोनों एक ही दिन मनाते हैं, 23 जून के दिन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2011 में मनाया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा। और तब से अब तक हर वर्ष मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून के दिन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से आपके 10 मई, 12 नवंबर, 21 जून या फिर 28 फरवरी। बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 जून। 21 जून को मनाते हैं हर साल विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। और ये दिवस मनाते हैं किस लिए? तो ये दिवस समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए मनाया जाता है। अच्छा, हाइड्रो मतलब जल। ठीक है, तो जल में क्या, जल कहाँ होता है? समुद्र में। तो समुद्र का जो पर्यावरण है उसकी रक्षा, उसकी देखभाल के लिए दिवस मनाया जाता है। सारे देश मिलकर सुरक्षित पर्यावरण के लिए शपथ लेते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए, काम करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, तो ये दिवस मनाया जाता है समुद्री पर्यावरण के लिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, 21 जून। अच्छा, 2021 में इसकी थीम क्या है देख लीजिए एक बार। 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी, ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी 2021 की। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए और याद रखिए क्या हो जाएगी। 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी, ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन से आपके पहला, तीसरा, पांचवा या फिर चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा। तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी हाल ही में ताजा रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा 5वें नंबर की ऐसी कंट्री है जिसने एफडीआई हासिल किया है। एफडीआई क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इसकी थीम ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब ये होता क्या है, आइए देखते हैं। जैसे कि ये अपना भारत है, ठीक है, और ये है यूएसए यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका से या फिर विदेश से कोई भी कंपनी आके भारत में इन्वेस्ट करे, भारत की किसी कंपनी का शेयर खरीदे या फिर भारत में कहीं पर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करे, तो आके वो भारत में तो पैसा लगाएगी ना, ये खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए। तो इसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जो विदेश से निवेश आता है उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई। तो ये हासिल करने वाला 2020 में भारत दुनिया का 5वें नंबर का देश बन गया है। ठीक है, और 2020 में भारत ने कितना विदेशी निवेश हासिल किया है? तो 64 अरब डॉलर, 64 अरब डॉलर भारत का एफडीआई रहा है वर्ष 2020 में। और ये 2019 से 27% ज़्यादा है, 27% ज़्यादा है, क्योंकि 2019 में रहा था 51 अरब डॉलर। ठीक है, तो ये 27% ज़्यादा इस बार 2020 में मिला है भारत को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, पूछा जा सकता है, याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो ये शामिल किए गए हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की सरकार ने पूर्व गवर्नर आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और इसके अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की 51% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये योजना जो है, तो ये योजना शुरू की गई है किस राज्य के द्वारा? बिहार राज्य के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से 2 योजनाएं शुरू की है। ठीक है, एक तो युवा उद्यमी योजना और एक महिला उद्यमी योजना, 2 योजनाएं शुरू की है। किसने? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, अब इस योजना में होगा क्या? इस योजना के तहत युवा उद्यमी को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब ये 10 लाख 2 कैटेगरी में होंगे। 10 लाख में 5 लाख रुपए का तो अनुदान सरकार देगी और 5 लाख रुपए जो युवा है या फिर उद्यमी है उसको कर्ज के रूप में दिए जाएंगे 1% ब्याज की दर पर। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख अनुदान के रूप में, 5 लाख कर्ज के रूप में, 1% ब्याज की दर पर। ठीक है, कहाँ की योजना है? बिहार राज्य की योजना है, नीतीश कुमार ने प्रारंभ की है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो ये भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर लॉन्च किया है हाइड्रोजन टास्क फोर्स। भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। ठीक है, अब अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP और भारत का जो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है उसके अनुसार भारत और अमेरिका ने मिलकर एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो भारत के जो ऊर्जा सुरक्षा प्रयास हैं उनको इसके तहत बढ़ावा दिया जाएगा। याद रखिए, भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर ये शुरू किया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। कब? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम योगा। एम योगा ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, कब होता है? 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार 2015 में मनाया गया था। कहाँ से? नई दिल्ली के राजपथ से नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। और अभी एम योगा नामक ऐप लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस के अवसर पर 2021 में। ठीक है, अब इस ऐप में है क्या? तो इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया के अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। तो भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के साथ मिलकर बनाया है। ठीक है, तो भारत और WHO ने इसको डेवलप किया है और इस पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध रहेंगे जो अलग अलग भाषाओं में रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? योग को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो एम योगा भारत ने WHO के साथ मिलकर बनाया है एप्लीकेशन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हवर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं? तो ये जो एथलीट है ये है न्यूजीलैंड की। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लॉरेल हवर्ड। लॉरेल हवर्ड ट्रांसजेंडर ऐसी पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं जो कि ओलंपिक के लिए चुनी गई हैं। किसमें? भारोत्तोलक में। तो 87 वर्ग में ये चुनी गई हैं। इसके अलावा क्या है, 2013 में भी ये ओलंपिक में शामिल हो चुकी है, पर वर्ष 2013 में ये पुरुष की कैटेगरी यानी कि मेल की कैटेगरी में शामिल हुई थी और अब इस बार ये ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में शामिल होने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसजेंडर थी जो कि मेल की कैटेगरी से 2013 में शामिल हुई थी, लेकिन अब ये ट्रांसजेंडर की कैटेगरी से शामिल होंगी ओलंपिक में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखिए। लॉरेल हवर्ड कहाँ की है? न्यूजीलैंड की ट्रांसजेंडर है और एथलीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो ये भारत का शहर बना है बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में नामित हुआ है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार। ठीक है, तो पहले नंबर पर तो आया है बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर आया है चेन्नई। तो चेन्नई का नाम भी याद रखें। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये योग विज्ञान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू
किया है? ऑप्शन डी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उनके द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली में गली मोहल्लों तक योग को पहुंचाने के विजन के लिए ये शुरुआत की गई है। ठीक है, अब क्या होगा, योग विज्ञान पाठ्यक्रम 1 वर्षीय होगा। इसके तहत क्या होगा कि बहुत सारे केंद्र खोले जाएंगे और केंद्रों पर एक इंस्ट्रक्टर होगा जो कि ट्रेनिंग उसको दी जाएगी योग की, और बाद में यही इंस्ट्रक्टर जो रहेगा, जो योग का ट्रेनर रहेगा, वो सार्वजनिक जगह जैसे कि हो गया पार्क हो गया आपका, ठीक है, और भी गली मोहल्ले हो गए, वहां जाकर योग सिखाएगा लोगों के बीच जाकर उन्हें योग की ट्रेनिंग देगा। ठीक है, तो क्या होगा, इससे घर घर तक योग पहुंच जाएगा, लोग योग के लिए जागरूक हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक कि इसके लिए दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। ठीक है, तो इसी के तहत अब एक साथ 21 सेंटर खोले जा रहे हैं, जिसमें अभी तक लगभग 450 छात्र छात्राओं ने एडमिशन भी ले लिया है, रजिस्टर करवा चुके हैं। ठीक है, तो 21 केंद्र खोले गए हैं और 1 वर्ष का पाठ्यक्रम योग विज्ञान शुरू किया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है? तो ये देश जो है वो बना है आइसलैंड। आइसलैंड इस सूचकांक में पहले नंबर पर आया है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक इसका 15वां संस्करण आया, अभी 163 देश इसमें शामिल थे, तो इसमें पहले स्थान पर जो रहा वो रहा आइसलैंड। ठीक है, तो अब भारत की चर्चा भी कर लेते हैं। तो इंडिया की जो रैंक है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और भारत है 135वें नंबर पर। ठीक है, 135th भारत की जो रैंक है वो है 163 देशों में। अब जो इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देश या फिर क्षेत्र हैं, उनको शांति के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, भारत की रैंक है 135वीं। अब भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी रैंक इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भारत के पड़ोसी राज्य भारत से बेहतर स्थिति में है, कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। आइए देखते हैं कैसे। भूटान की जो रैंक है वो है 22वें नंबर पर। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका 95th रैंक पर है, 95 नंबर पर है। ठीक है, बांग्लादेश 91वें नंबर पर है। ठीक है, और इसके अलावा नेपाल की रैंक 85th है, 85वें नंबर पर है। और पाकिस्तान को छोड़ दे तो भारत से सभी देश अच्छी कंडीशन में, पाकिस्तान की रैंक 150 है। ठीक है, तो भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, अगर पाकिस्तान बस को छोड़ दिया जाए तो सभी अच्छी स्थिति में, बेहतरीन स्थिति में है। आपको रैंक याद रखनी है भारत की 135वीं। पहले नंबर पर कौन है? आइसलैंड है पहले नंबर पर, तो इसका नाम याद रखिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं हाल ही में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो ये भारत की नौसेना ने मिलकर किया है जापान के साथ। ठीक है, आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में ये एक्सरसाइज की है, नौसेना की एक्सरसाइज थी, भारत ने जापान के साथ की है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, और आज के लिए आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन से आपकी स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और सैफाली वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ कर दे बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।